हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हैं आप सबके बीच। आपको याद होगा तो मैंने पिछला वीडियो जो डाला हुआ था नवोदय, नेतरहाट, सिमुलतला, सैनिक स्कूल, इस प्रकार के जितने भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, कुछ परीक्षाएं केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है, जबकि कुछ परीक्षाएं ऐसी है जो राज्य सरकार के द्वारा आयोजित की जाती हैं। तो उन परीक्षाओं के लिए जो सब्जेक्ट है मैथ, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और आप लोगों को याद होगा तो मैंने इस जो चैप्टर है हमारा विषय गणित है, संख्या पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, इसका मैंने थ्योरी जो है वो 2 पार्ट में आप लोगों को क्लियर करवाया था। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख ले, क्योंकि थ्योरी जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका एक्सरसाइज का जो है वो समझ में उतने अच्छे तरीके से नहीं आएगा। इसलिए पहले उस वीडियो को भी देख ले। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके इसको देख सकते हैं। यहाँ ये संख्या पर आधारित प्रश्न का ये एक्सरसाइज क्लास है। मतलब हमने थ्योरी तो करवा दिया था, हमने फार्मूला मैंने उसमें आपको विस्तार पूर्वक बताया हुआ है। संख्या के प्रकार में जैसे हो गया आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सभी के बारे में मैंने उसमें विस्तार पूर्वक बताया हुआ है। उसके अलावा मैंने विभाज्यता के नियम भी उसमें बताए हुए हैं। उसके अलावा हम क्या कहते हैं उसको, उसके बाद इसके अलावा साथ ही साथ उसका ट्रिक वगैरह भी मैंने आपको दिया हुआ है। तो आप जो है उस वीडियो को भी देख ले। वो 2 पार्ट में आपके पास वीडियो पहुंचा है तो उसको भी देख ले। और ये जो है एक्सरसाइज क्लास का ये पहला पार्ट है। ये वीडियो जो है वो पहला पार्ट है। चूँकि इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं तो सरे को एक वीडियो में जो है संभव नहीं है कवर करना, तो इसलिए हम बारी बारी से पार्ट टू पार्ट जो है कि हम उसमें टाइम टू टाइम अलग अलग पार्ट के द्वारा इसमें लगभग ये वीडियो आपको 3 पार्ट में आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा मैं इस वीडियो में आपको जब ये एक्सरसाइज क्लास ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको जो स्पेशल क्वेश्चंस है, जो आपको नवोदय विद्यालय में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन का भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। उसके अलावा एक सैनिक स्कूल का में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस संख्या पर आधारित प्रश्न से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में या सैनिक स्कूल में, उस का भी एक सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। तो आप इस वीडियो में बने रहे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वाईके सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि जो भी वीडियो हम आपके डालें वो वीडियो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है, इस हमारा चैप्टर है संख्या पर आधारित प्रश्न, और इसका ये एक्सरसाइज क्लास है। थ्योरी क्लास मैंने करवा दिया है और ये पार्ट 1 है वीडियो। तो पहला जो सवाल है वो सवाल है, ये सवाल को यदि आप पढ़िएगा तो पहले किसी भी सवाल को बनाने से पहले सवाल को पढ़ लेना बड़ा ज़रूरी है। यदि आप सवाल को अच्छे ढंग से पढ़िएगा नहीं तो सवाल समझ में नहीं आएगा। कितने विद्यार्थी क्या होते हैं कि एग्जाम देने जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं, क्या दूँ, ये दूँ, वो दूँ। कुछ मत करो, लाइन से पढ़ते चलो, जो आ रहा है उसको बनाते चलो। आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। यहाँ भी मैंने 4 ऑप्शन लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन है 3082.53। इसको 3082.53 नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए क्योंकि दशमलव के बाद का जो अंक होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा कि दशमलव के बाद का जो अंक होता है ना वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो इसको तो हम 3082 पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको हम 53 नहीं पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने का जो अच्छा तरीका है वो है 3082.53। तो 3082.53 में 8 का स्थानीय मान क्या है? इसको आप लोगों ने बचपन से ही, हम लोग जब तीसरा चौथा इसी क्लास से हम लोग इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन याद रखिए कि ये क्वेश्चन जो है वो हजारीबाग, ये भी एक नवोदय नेतरहाट तरह का एक विद्यालय है, उसमें एग्जाम जब हुआ था तो 1993 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं होता है। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत फास्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन लेवल में ही रहते हैं, लेकिन उसको घबराहट की वजह से, जल्दीबाजी की वजह से उसका गलत हम टिक कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 3082.53 में 8 का स्थानीय मान क्या है। यदि आप देखिएगा तो 3000
3082.53 3082.53 जो है इसमें किसका स्थानीय मान कर है? 8 का स्थानीय मान कर है। अब यहाँ देखिएगा ये 8 जो है, यदि आप इसको देखिए 8 यहाँ है तो 8 है तो 8 के हम 8 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये इकाई है, ये दहाई है, इकाई 2 है, दहाई 8 है और 0 जो है सैकड़ा है और 1000 जो है वो 3 है। तो 8 जो है वो दहाई के स्थान पर है, 8 जो है वो किसके स्थान पर है? दहाई के स्थान पर है। तो जब दहाई के स्थान पर है तो 1 दहाई बराबर होता है 10, ये बात आप याद रखिएगा, 1 दहाई बराबर होता है 10, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो क्या करेंगे, जिस स्थान पर रहेगा जो संख्या का कहेगा उस संख्या को पहले लिख लेंगे, उस अंक को लिख लेंगे और देखेंगे कि वह किस स्थान पर है। तो वो जिस स्थान पर रहेगा, जैसे यहाँ दहाई के स्थान पर है इसलिए 10 से गुना कर देंगे, यानी इस 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 8 का स्थानीय मान 80 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। इसका बनाने का एक और तरीका है कि जिस भी अंक आपसे पूछेगा उसके बाद देखिएगा वो अंक लिख लीजिएगा और उसके बाद जितने अंक रहेंगे उतने 0 बैठा दीजिएगा। तो यहाँ पे 8 हम लिख देंगे और 8 के बाद कितने अंक है? 1 अंक है। आप कहिएगा सर जी ये 0.53 भी तो है, तो 0.53 है तो 0.53 को हम यहाँ इसमें शामिल नहीं करें क्योंकि वो पूर्ण संख्या नहीं है। अब यहाँ देखिए, तो ये तो इसका हो गया, 80 हो गया इसका स्थानीय मान। इसमें अगर आप कहिएगा कि और अंकों का बताइए, तो और अंकों का यदि हम स्थानीय मान निकालेंगे, देखिएगा 3 जो है, 3 का अगर हम स्थानीय मान देखें, यहाँ समझते चलिएगा, हम आपको पूरा स्थानीय मान का जो है पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देते हैं इसी क्वेश्चन में। 3 देखिए, यहाँ जब हम इकाई दहाई सैकड़ा गिनते हैं तो इधर से गिनते हैं, माने दाएं से बाएं की तरफ गिनते हैं, लेकिन जब हम दशमलव के बाद के अंकों का गिनेंगे तो इसको बाएं से दाहिने की तरफ गिनेंगे। दशमलव के बदला में हमेशा स्थानीय मान में 1 आएगा, याद रखिएगा ये बात, दशमलव के बदले में हमेशा 1 आएगा। अब देखिए इसको पढ़ेंगे दशांश, इसको पढ़ेंगे शतांश, इसके आगे जब बढ़ जाएगा तो सहस्त्रांश, है ना, तो इसी प्रकार से बढ़ेंगे। तो 3 जो है वो आप देखिएगा तो दशांश शतांश, शतांश का मतलब होता है 100, शतांश का मतलब होता है 100। तो 3 का स्थानीय मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और बट्टा में 100। उसी में अगर 2 का स्थानीय मान यदि आप देखिएगा, 5 का स्थानीय मान अगर आप देखिएगा तो 5 का स्थानीय मान जो होगा वो हो जाएगा 5 और बटा में ये किस स्थान पर है? दशांश के स्थान पर है, इसलिए 10 हो गया। उसके बाद 2 का स्थानीय मान जो हो जाएगा वो आपको, चूंकि ये दशमलव के पहले पूर्ण संख्या है तो ये इकाई के स्थान पर है तो 2 ही हो जाएगा। उसके बाद 8 का मैंने आपको बता ही दिया, 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होगा। 3 का जो है स्थानीय मान अब देखिएगा तो ये इकाई दहाई सैकड़ा 1000 के स्थान पर है तो 3 लिख देंगे और 3 में 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3000। या 3 के बाद देखिए क्या अंक है, 1 2 3 अंक है तो 3 के बाद 3 लिख के और 3 को हम 0 दे देंगे। तो इस तरीके से ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है हमारा वो है 27307 में आए दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। देखिएगा यहाँ समझा देते हैं हम आपको। 27307 इसमें 2 7 है, एक 7 यहाँ है और एक 7 यहाँ है, तो दोनों 7 के स्थानीय मान का अंतर। तो अभी मैंने पिछले सवाल में आपको स्थानीय मान के बारे में समझाया, तो यहाँ इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि यह इकाई के स्थान पर है। तो अगर हम 1 से गुना भी करेंगे तब भी यह 7 ही रहेगा। और इस 7 का अगर हम स्थानीय मान देखेंगे तो ये जो 7 है ये किस स्थान पर है? इकाई दहाई सैकड़ा 1000 के स्थान पर है। तो इसमें कितना से गुना करेंगे? 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7000। अब चूंकि क्या पूछ रहा है? दोनों स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर बराबर हो जाएगा 7000 माइनस 7। इसको घटा दीजिएगा तो ये आपको 6993 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। देखिएगा कौन में है अपना ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ गए इसको? चलिए, तो हमारा जो तीसरा सवाल है वह है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? अंतर है आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए 1 है, बी 11, सी 1111 और डी जो है 8999। देखिएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए यहाँ हम लिख दे समझाने के लिए आपको लिख देते हैं। आपको उतना चीज़ नहीं करना है, वहाँ पर एग्ज़ाम में इतनी चीज़ें नहीं करनी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
ये जो है आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो 9999 है। ये याद रखिएगा कि जितना अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आएगा ना उतना 9 लिख दीजिएगा। और उसके बाद तथा 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो 10,000 है। अब यही तो पूछ रहा है कि अंतर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर आपसे पूछ रहा है। अंतर क्या हो जाएगा? तो 10,000 माइनस 9,999, यानी कुल मिला के आपका अंतर जो आ जाएगा वो 1 का आ जाएगा। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है हमारा, यदि संख्या 34 है ना, और इस बीच में कोई खाली स्थान है, यहाँ कोई संख्या अंक आएगा, संख्या जो है 9 से यह संख्या विभाजित है, यानी खाली स्थान के बाद आने के बाद जो संख्या यहाँ पे जो बनेगा वह संख्या 9 से विभाजित है, तो रिक्त स्थान का अंक क्या है? अच्छा, यहीं पे देखिएगा, यहीं पे आपको विभाजिता का नियम काम करेगा। इसीलिए मैंने बोला कि जो मैंने इसका थ्योरी क्लास जो दिया है उसको आप लोग देख ले। चलिए यहाँ समझते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए 2 है, बी में 3 है, सी में 5 है, डी में 9 है। मैंने बताया था कि 9 से विभाजिता का नियम मैंने बताया हुआ था, जिस संख्या के अंकों का योगफल, जिस संख्या के अंकों का योगफल इससे विभाजित हो, जिस संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए अब देखिएगा, यहाँ हम ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 रखें, देखिएगा तो अंकों का योगफल क्या रहा है? तो 3 + 4, अब प्लस मान लीजिए कि यहाँ पे खाली स्थान है, अब +2 +4 बराबर। अब देखिएगा, अगर हम ऑप्शन नंबर ए यहाँ रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम 2 रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 4 = 7, 7 × 2 = 9, 9 × 2 = 11, 11 × 4 कितना हो जाएगा? 15। 15 तो 9 से नहीं मतलब विभाजित होगा, तो चलिए ये तो नहीं हुआ। चलिए अब यदि हम 2 के जगह पर ऑप्शन नंबर बी वाला यदि 3 हम यहाँ रख दें, तो 7 4 3 7 3 10 2 12 4 16, 4 3 7 3 10 2 12 4 16, ये भी नहीं जाएगा। उसके बाद यदि हम इसके स्थान पर अगर 5 रख दें, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला 5 रख दें, तो 4 3 7 5 12, 12 2 14, 14 4 कितना हो जाएगा? 18। 18 होगा तो ये 9 से कट जाएगा, पूरा कट जाएगा 2 मरतबे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होगी वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो यदि इस संख्या के स्थान पर अगर हम 5 रख दे तो 4 3 7, 7 और 5 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18, 18/9 करेंगे, ये कट जाएगा। इसलिए यानी अगर हम देखें तो 34,000, अगर यहाँ पे 5 रख के यदि हम पढ़े तो 34,524 हो जाएगा। तो ये जो है संख्या वह 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए अगला सवाल है हमारा, जब 56,800 को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, संख्या है 56,800, अब भाग किससे दिया जाएगा? 800 से। तो 56,800 अब भागा क्या? 800। इसको आप 2 प्रकार से लिख सकते हैं। पहला जो विधि है, पहला जो आप लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। 800 का पहरा पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसको आप दूसरा विधि से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 56,800 बटा 800, यही तो है। अब क्या हो जाएगा? ये 2 को 0 से 2 को 0 कट जाएगा। अब देखिएगा, 8 × 7 = 56, 8 × 1 = 8, कितना आया? 71 आया। बिल्कुल आसान है। अब इसलिए इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो कह रहा है 80 का अभाज्य गुणनखंड है। अच्छा, अभाज्य संख्या का परिभाषा मैंने बताया था आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए टास्क है कि अभाज्य संख्या का जो परिभाषा है वह 1 से लेकर 100 तक के में जितने भी अभाज्य संख्या है उस सबको आप लिख के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। इस वीडियो में जो विद्यार्थी सही आंसर देंगे वो विद्यार्थी का जो है नाम जो है वो अगले वीडियो में लिया जाएगा, इसलिए आप कमेंट ज़रूर करिए। 80 का अभाज्य गुणनखंड है। अच्छा, यहाँ देखिएगा,
पहले अब 80 का अभाज्य गुणनखंड, तो जाहिर बात है कि गुना करने पर वह संख्या कितना हो जाना चाहिए, 80 हो जाना चाहिए। अब देखिएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पंच 80, चलो ये तो ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंच 40, 40 पंच 200। मान देखिएगा फिर कर ले, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, तो ये तो पहले ही कट गया। उसके बाद यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, इहो कट गया। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, इहो कट गया। तो आपके पास ऑप्शन कौन बचा, ऑप्शन नंबर ए। बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिना बनाए ही हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन वैसे किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो हम किस प्रकार निकालेंगे, हम आपको निकाल के भी बता देते हैं। देखिएगा 2 से भाग लगेंगे, 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, यानी हम 80 बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। यही तो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि जितनी भी संख्याएं जितने भी उसके गुणनखंड होंगे वो सभी अभाज्य संख्या होंगे। 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। चलिए हमारा अगला सवाल है, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं बराबर। और आपको एक बात और भी बता दें कि जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से सभी परीक्षाओं में कई प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं इन पर। तो पहले हम ये जान लेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो क्या हो जाएगा, 9999। अब ये किससे भाग देना है, 91 से। तो हम 91 से 9999 में भाग दे देंगे, तो 91 एकम 91, ये घट के आएगा 8, अगला को उतरेगा 9 उतरने के बाद भी भाग तो लगेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 डालेंगे, किसके बदले में, 9 के बदले में, और अगला अंक भी इसका हम उतार देंगे। 9 से लगाएंगे तो 9 एकम 9 और 9 नमा 81, और ये आ जाएगा 0, 9 में से गया तो आ गया 8। शेषफल कितना बचा, 80 बचा। तो अगर ये 80 यहाँ पे 9 आता तो ये संख्या 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाता। तो इस 80 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अतः अभीष्ट संख्या बराबर, अतः अभीष्ट संख्या बराबर 9999 में से क्या घटा देंगे, 80। क्या हो जाएगा, घट क्या जाएगा, यह 9919। देखेंगे किस ऑप्शन में है 9919, ऑप्शन नंबर सी में है 9919। इस प्रकार से ये सवाल भी हो गया। कोई बात नहीं, 28 हो गया तो 20 वर्ष वाला पुराना है। तुम लोग लगा सर जी आज बतिया क्या रहा है, क्योंकि हमारे पास वो पावर है कि सब हम क्या करेंगे, काट बस वीडियो चलाते समय समझाते समय ना बोलना कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। अगला सवाल है हमारा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 277 से पूर्णतः विभाजित हो। उसी प्रकार से जिस तरह से पिछला सवाल था उसी प्रकार का ये भी सवाल है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 99,999। 5 अंक है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 अंक है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 99,999। अब भाग किससे देना है, 277 से। ये क्या मरतबे लग जाएगा, यहाँ पे 3 मरतबे, 3 7 21 के 1 हासिल 2,
3 सत्ते 21 दू 23 के 3 हासिल 2, 3 दूना 6 आ 2, ये लग जाएगा 6 से लगेगा। 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 6 सत्ते 42 4 46 के 6 हासिल 4, 6 दूना 12 4 16 9 में, चलिए 9 में से 2 गया तो हो गया आपका 7, 8 में से 6 गया तो 2 और 6 में से 6 गया तो ये हो गया 0। अगला अंक उतरेगा 9, तो ये तो एक मरतब यहाँ पे लग जाएगा, एक मरतब यहाँ पे लगेगा तो हो जाएगा 200, यानी 279 में से 277 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। यानी संख्या अभिष्ट संख्या अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर क्या होगा 99,999 और -2, यानी 99,997। देखेंगे यह किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए यह सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला सवाल है, संख्या 24 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है ये हम समझाते हैं। पहले 24 और 18 दोनों का गुणनखंड निकलते हैं। ये हो जाएगा आपको 12 6 3, यानी 24 बराबर जो हमारा गुणनखंड होगा वो होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। जबकि अगर 18 का यदि हम गुणनखंड निकालें यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 से 2 नमा 18 और 3 तिया 9, यानी 18 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3। चलिए अब देखिए कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कै गो है। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में है, जो संख्या दोनों में है वैसन कै गो संख्या है। तो आप देखिए दोनों में है 1 2 और 1 3 ई और 1 3 ई, क्या को टोटल संख्या हो गया 4 हो गया। कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2 और 3, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी जो है वह सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला सवाल है, 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए अभाज्य संख्या का परिभाषा मैंने बताया हुआ था, एक बार और बताता हूँ कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो 1 और 10 के बीच में तो 1 को तो छोड़ के चलना है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या, क्योंकि वो सारे संख्या से कट जाता है, तो 1 को छोड़ के चलेंगे। देखिएगा 2 3 5 7, अगर हम 2 के बाद अगर 3 तो ये 4 भाज्य संख्या है, क्योंकि वह 1 और 4 के अलावा 2 से भी कट रहा है। 5 अभाज्य है, 6 जो है वो भाज्य है, क्योंकि वह 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से कट रहा है। उसके बाद 7 अभाज्य है, उसके बाद 8 जो है वो भी भाज्य है, क्योंकि वह 1 और 8 के अलावा 2 और 4 से भी कट रहा है। 9 भी उसी प्रकार से 1 और 9 के अलावा जो है वो 3 से भी कट रहा है, और 10 तो कट ही रहा है, 1 2 और 5 10 सबसे कट रहा है, 1 2 5 10। तो अभाज्य संख्या कितनी संख्या 1 और 10 के बीच 4 है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला सवाल है, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। आपके ऑप्शन भी 4 दिए हुए हैं। तब प्रथम 2 अभाज्य संख्या, तब प्रथम 2 अभाज्य संख्या कौन है 2 है और 3 है, तो दोनों का क्या कर रहा है योग, कितना हो जाएगा 5, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बस थ्योरी देख लीजिएगा ना, थ्योरी अगर देख लीजिएगा तो आपको इन सारे चीज़ों में कोई परेशानी ना होगी। चलिए हमारा जो अगला सवाल है, किसी संख्या में निम्नलिखित अंकों में से किस अंक का स्थानीय तथा जातीय मान को अंकित मान भी कहते हैं, सदैव समान रहता है, हमेशा बराबर रहता है। किसी भी संख्या में रहेगा तो उसका स्थानीय मान भी बराबर होगा और जातीय मान भी बराबर होगा, तो 9 हो जाए। इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि 0 एक ऐसा संख्या है जिसका अंकित मान और स्थानीय मान दोनों हमेशा क्या होगा बराबर होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला जो सवाल है वह है 36,890 में 3 के स्थानीय तथा जातीय मान का अंतर क्या होगा। 3 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो संख्या क्या है आपका 36,890, किसका स्थानीय मान पूछ रहा है 3 का, तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 का स्थान पर है, 10,000 से गुना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो ये आपका हो गया 30,000।
और 3 का, ये तो स्थानीय मान हो गया, और 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा, जो रहता है जय गोरा, जिस संख्या में जिस संख्या पूछेगा ना वो कई जगह है उसी को होता है। तो 3 का जातीय मान जो होगा वो हो जाएगा 3। तब पूछ रहा है अंतर, तो अंतर जब पूछ रहा है ध्यान से समझो, तो 30,000 अब -3, तो ये आपको हो जाएगा 29,997। यही घट के आएगा, इतना ही। देखेंगे किस ऑप्शन में है ये 29,997, ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारा अगला सवाल है 25, 16, 48 और 54 में किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है। यहाँ देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, अपवर्त्य और अपवर्तक ये दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। अपवर्त्य और अपवर्तक, इसका मतलब होगा गुणज और इसका मतलब होगा गुणनखंड। ये बात याद रखिए। जैसे आपको पूछ देगा कि 10 के अपवर्त्य बताइए, 10 के अपवर्त्य बताइए, तो क्या होगा 10, 20, 30, 40, 50, ये इसका गुणज है। यही में आपको कहे कि 10 के अपवर्तक बताइए, अपवर्तक बताइए 10, 1, 2, 5, 10, यानी अपवर्त्य उसका गुणज हो जाएगा, अपवर्तक जिससे वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगा। तब पूछ रहा है कि अपवर्तकों की संख्या है अधिक है, अपवर्त्य नहीं पूछ रहा, अपवर्तक पूछ रहा है। तो यदि आप 25 के अपवर्तक यदि देखिएगा, यहाँ ऑप्शन में चलते हैं, तब 25 कौन से कटेगा, 1 से कटेगा, उसके बाद आपको 5 से कटेगा, और उसके बाद यदि आप चले जाए तो 25 से कटेगा। इसके अलावा तो ये किसी संख्या से कटेगा नहीं, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा। तो इसके अपवर्तकों की संख्या कितनी हुई, 3 हुई। अगर 16 को यदि देखिएगा तो यह 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से कटेगा। इसके अलावा तो किसी संख्या से कटेगा नहीं। तो इसके अपवर्तकों की संख्या कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 16 के कितने अपवर्तक हुए, 5 अपवर्तक हुए। 48 के देखिएगा तो यह 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, उसके बाद यह संख्या जो है वह 6 से कटेगा, उसके बाद 8 से कटेगा, उसके बाद यह संख्या किससे कटेगा, 12 से कटेगा, 24 से कटेगा और 48 से कटेगा। इन्हीं अंकों से कटेगा। सोलह से कटेगा, 24 से कटेगा और 48 से कटेगा। तो यहाँ अपवर्तकों की संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके कितने अपवर्तक हुए, 10 अपवर्तक हुए। यदि हम 54 के अपवर्तक देखेंगे तो यह 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, उसके बाद 6 से भी कटेगा यह संख्या, 9 से भी कटेगा। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ जाएं तो यह संख्या जो है वह आपको 18 से कटेगा, 27 से कटेगा, उसके बाद आपको ये संख्या जो है 54 से कटेगा। और हाँ, ये संख्या जो है वो आपको 2 से भी कटेगा। तो यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी इसके अपवर्तकों की संख्या कितनी हुई, 8 हुई। तब आप ही बताइए किसके अपवर्तकों की संख्या सबसे अधिक है। तो 48 के जो है वो अपवर्तकों की संख्या सबसे अधिक है, 48 के ही अपवर्तकों की संख्या सबसे अधिक है, क्योंकि यह 1 से कटेगा 48 मरतबे, 2 से कटेगा 24 मरतबे, 3 से कटेगा 16 मरतबे, 4 से कटेगा 12 मरतबे, 6 से कटेगा 8 मरतबे, 8 से कटेगा 6 मरतबे, 12 से कटेगा 4 मरतबे, 16 से कटेगा 3 मरतबे, 24 से कटेगा 2 मरतबे और 48 से 1 मरतबे कटेगा। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तक किसके पास है, 48 के पास है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही, सी हो जाएगा सही। चलिए, और ये जो क्वेश्चन है आपको बता दें कि यह क्वेश्चन जो है आपके सामने जो बोर्ड पर अभी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नेतरहाट के जो एग्ज़ाम हुआ है 1994 में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो संख्या पर आधारित प्रश्न से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे इससे। चलिए, हमारा अगला सवाल है 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। हमारा ये आखिरी सवाल भी होगा। तो 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 420 का अभाज्य गुणनखंड, इस तरह का एक सवाल मैंने पहले बताया हुआ है। गुना करके यदि हम देखेंगे
तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120, 120 सत्ते ये हो जाएगा 840। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पहली ही लाइन में हट गया, क्योंकि गुना करने पर 420 ही आना चाहिए। अगला देखेंगे 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84 नमा गुना करेंगे तो 420 नहीं आएगा, इसलिए आपका ये भी कट गया। यहाँ देखिएगा 2 दूना 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 420। चलो ये तो है, सही है। देख लेते हैं 2 तिया 6 तिया 18, 18 तिया पंचे 90, 90 तिया 270। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो बचा कौन, आपका ऑप्शन नंबर सी। वैसे 420 का भाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये जो है आपका 2 दूना 4, 2 एकम 2, 0 हो जाएगा। ये फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 0 और 2 पंचे 10, फिर 2 से नहीं कटेगा यह। अब जो है यह 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो यह 35 मरतबे कट जाएगा, 35 तिया 105 और 5 से 7 मरतबे कट जाएगा। यानी यदि आप देखें तो 420 बराबर जो है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। यही तो है ऑप्शन नंबर आपका सी, 2 गुने 2।